डोरबेल लगातार बज रही थी। रति और आरो अपने आप को एक दूसरे में समाये हुए थे। रति के नजदीक आकर आरो सिर्फ उसके सांसों की आवाज ही सुन पा रहा था, पर लगातार बजती डोरबेल ने रति का मूड खराब कर दिया था। उसने आरो को बोला, जाओ देखो, पता नहीं कौन है। अरे होगा कोई, जो होगा चला जाएगा। ये कहकर उसने रति को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। पर कोई था जो कसम खा कर आया था कि दोनों के रोमांटिक मूड का कबाड़ा करके ही रहेगा। आरो बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक छुट्टी ली थी, सोचा था रिंकू भी स्कूल चला जाएगा तो आज थोड़ा सा रोमानी हो जाएंगे, पर किस्मत में ही कहाँ ये सब। आरो और रति दोनों नोएडा के मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। एक बेटा था रिंकू, जो आज स्कूल गया था, तो दोनों ने आज बहुत दिनों बाद एक एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर खुद के लिए टाइम निकाला था। पर कोई था जो बिना मौसम बरसात की तरह टपक गया। बड़बड़ाते हुए ही आरो ने दरवाजा खोला। उस समय वो सिर्फ एक हाफ पैंट में था। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने दरवाजे पर रेवती जी खड़ी थी। कौन थी रेवती? रेवती आरो की माँ थी। जब काफी देर तक आरो अंदर नहीं आया तो रति भी बाहर आ गई। कौन आया है आरो बेबी? वो सिर्फ रेड कलर की शॉर्ट नाइटी में थी। ये कहकर उसने दरवाजे की तरफ देखा तो देखकर सारा मूड हवा हो गया। इतने में आरो ने फटाफट माँ के पैर छुए और हकलाते हुए उन्हें अंदर बुलाया। रति उसी बेशर्मी के साथ उनके पास गई और पैर पर एक औपचारिकता निभाते हुए स्पर्श किया और ताना मारते हुए बोली कि आने से पहले खबर की जाती है, पर लोग तो खैर, आए अंदर आए। ऐसा कहकर रति अंदर आ गई। आरो भी माँ का छोटा सा सदियों पुराना सूटकेस लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। रति और आरो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। शायद उन्हें अपने नंगे तनों को ढकने का एहसास हो गया था, पर उनकी सोच जो पूरी तरह निर्वस्त्र हो चुकी थी, क्या वो कभी ढक पाएगी? रेवती निढाल होकर बाहर पड़े सोफे पर बैठ गई। आज वो सच में बहुत थक चुकी थी। अंदर से रति की आवाजें आ रही थी, क्यों आई हैं यहाँ? हमारे अपने खर्चे कम हैं जो ये भी जल्दी इन्हें यहाँ से चलता करूँ। पीछे से आरो की सिर्फ यही आवाज आ रही थी, फॉर गॉड सेक कीप क्वाइट। मैं करता हूँ, कुछ तुम हल्के बोलो, माँ सुन लेंगी। रेवती की आंखों में नमकीन पानी उतर आया। वो तो यहाँ आती भी नहीं, पर उसकी तबीयत कुछ दिनों से बिगड़ी हुई थी। पड़ोस के एक लड़के ने नोएडा का टिकट करवा कर उसे यहाँ भेज दिया था। वो तो हापुड़ में अकेले ही सब कुछ कर रही थी, पर जब सब अड़ोस पड़ोस के लोग बोले कि बेटा बहू पोता सब है तुम्हारे, तो यहाँ क्यों अकेले पड़ी हो? इस समय तो चली जाओ वहाँ। बेटे की प्रतिष्ठा पर कोई चोट न लगे तो वो चली आई, पर यहाँ आकर अपने आप को अपराधी की तरह महसूस कर रही थी। सुबह के सिर्फ 10 बजे ही थे। रति अपने कमरे से निकलकर बोली, माँ जी, 4 दिन से काम वाली छुट्टी पर है, तो ब्रेड पड़ी हुई है, खा लीजिएगा। और सामने वाला कमरा रिंकू का है, उसी में आपका सामान रख दिया है। 2-4 दिन की मेहमान हैं आप यहाँ, तो तब तक आप वहाँ पर रह लीजिए। ये कहकर रति अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। रेवती पूरे घर को देखती रही। आंसू की बूंदें छलक कर उसकी गालों पर ढुलक गई। उसने बिना कुछ खाए ही अंदर की तरफ का रुख कर लिया। अंदर जाकर देखा तो रिंकू की बड़ी प्यारी प्यारी फोटो लगी हुई थी। बिल्कुल आरो का बचपन था। मन ममता से भर उठा। उस छोटे से बिस्तर पर रेवती लेट गई। तुरंत ही आंख लग गई। तभी अचानक डोरबेल बजी। वो अचानक से उठ बैठी। घड़ी पर नजर डाली तो 1:45 बज रहे थे दोपहर के। वो बाहर आई तो अभी भी रति और आरो के कमरे के दरवाजे बंद थे। फिर रेवती ने खुद ही दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, छोटा सा रिंकू दौड़कर अंदर आ गया। उसने एक अनजान औरत को अंदर देखा तो तोतली जबान में बोला, क्या आप नई सर्वेंट हो? ये सुनकर भी रेवती को जरा भी बुरा नहीं लगा। उसने उसको सीने से लगाया और बोली, मैं आपकी दादी हूँ। दादी? आप मेरी दादी हो? जैसे रोमी की दादी है, मिनी की दादी है। ये कहकर उसने दादी के गले में अपनी बाहें डाल दी। सबसे बेशर्मी की बात तो ये थी कि रति और आरो को जरा भी होश नहीं था। नन्हे रिंकू ने अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी की तरफ इशारा कर कर दादी से अपने लिए 2 छोटे छोटे कपड़े निकलवाए और पहन लिए। फिर उसने दादी से कहा कि उसको बहुत भूख लगी है। रानी दादी तो सिर्फ उसको एक रोटी और दाल देती है, तो क्या खाएगा मेरा बच्चा? रिंकू बहुत ही मासूमियत से बोला, दादी, आलू पराठा खाऊंगा। मैं कभी आलू पराठे नहीं खाए हैं। रोमी रोज मुझे बताता है कि उसकी दादी उसे रोज आलू पराठा खिलाती है।
ये सुनकर रेवती ने तुरंत किचन की तरफ देखा। थोड़ा बहुत देखने से सब चीजें उसको मिल ही गईं। इतनी सी देर में आरव भी बाहर आ गया। उसको भी माँ के हाथ के पराठे खाने को बहुत दिन बाद मिले थे। भर पेट खाने के बाद वो अपनी माँ की बहुत तारीफ कर रहा था और रिंकू का छोटू सा पेट तो एक छोटे से पराठे से ही भर गया था। इतनी देर के बाद उसने भी 2 निवाले अपने मुंह में डाले। माँ को इतना काम करता देख बेटे का स्नेह जाग गया और उसने एक गिलास पानी अपनी माँ को दिया। इसमें उसका हाथ उससे टच हुआ तो पता चला माँ को बहुत तेज बुखार है। वो तुरंत माँ को डॉक्टर के पास ले गया। अंदर से ये सब कुछ देखकर रति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। वो अब और कुछ सोच रही थी। रेवती को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो 5 बजे उठकर अपने सारे काम निपटा चुकी थी। डॉक्टर की दी हुई दवा से वो अब काफी अच्छा महसूस कर रही थी। सुबह के 7 बजे रति के उठने की आवाज आई। जैसे ही वो बाहर आई उसने रेवती को ये बताया कि उसने रानी की अब हमेशा के लिए छुट्टी कर दी है। अब वो आ गई है तो अब वो रानी पर फिजूल में खर्चा क्या करे। वैसे भी सारा दिन आप घर में ही रहेंगी तो खाना वगैरह आप देख लीजिएगा। रही बात घर की सफाई की तो वो तो मशीन से होती है। वो रेवती को सब सिखा देंगी। उस समय वो अपनी जबान को शहद में लपेट लपेट कर बोल रही थी। रेवती को उसकी हर एक मनसा का पता था, पर उसे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि चलो इसी बहाने वो अपने पोते बेटे के पास तो रहेंगी। उसने बहू की बात पूरी होने से पहले ही उसके सिर पर हाथ फेरकर सिर्फ इतना बोला, जाओ बेटा, आरो और रिंकू को उठा लो, मैं नाश्ता बना रही हूँ। रति मनी मन में बहुत खुश हो रही थी। अपनी चाल पर भी चलो फ्री में नौकरानी मिल गई। अब रानी को दिए जाने वाले 5,000 भी बचेंगे। रेवती ने सबके मन के अनुसार तरह तरह की चीजें नाश्ते में बनाई। तीनों के जाने के बाद उसने सुकून से बैठकर नाश्ता किया। फिर पूरे घर की सफाई के बाद जब उसने बालकनी से झांका तो बड़ा सुंदर पार्क था। बड़े बड़े पेड़, हरियाली, कई बुजुर्ग लोग वहां बैठे थे। तो रेवती भी वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। 1-2 साल का बच्चा जो अपनी बॉल से खेल रहा था उसकी बाल लुढ़क कर आगे निकल गई। बच्चा जोर जोर रोने लगा। रेवती को उस पर बड़ा प्यार आया तो वो उसकी बॉल लेने चली गई। बॉल एक महिला के पैर के पास थी। वो महिला व्हील चेयर पर थी और एक बुजुर्ग उस व्हील चेयर को धीरे धीरे धकेल रहे थे। दूर से देखने से ही लग गया कि महिला पूरी तरह से लाचार है। रेवती ने चुपचाप जाकर बॉल उठाई ही थी कि उसकी नजर उस आदमी पर गई जो उस लाचार महिला की व्हील चेयर पकड़ा हुआ था। रेवती के पूरे शरीर में मानो करंट दौड़ गया। शरीर ने जबान का साथ छोड़ दिया। उसका चलता हुआ जीवन जैसे आज से 30 वर्ष पहले की सीमा पर पहुंच गया था। आज रेवती के मामा के लड़के की शादी है। अपने स्वभाव के अनुकूल रेवती दौड़ दौड़कर सारा काम संभाल रही है। वो भी क्यों ना, मामा मामी उसके माँ पिता के समान है और तरुण भैया उसके इकलौते बड़े भाई हैं। माँ बाप की मौत के पश्चात वही लोग तो थे रेवती का सहारा। मामा मामी ने भी उसे पूरा लाड प्यार दिया था और कुणाल भैया की तो वो जान थी। जब वो 7 वर्ष की थी तब से वो मामा मामी के ही पास थे। रिश्ते के नाम पर यही कुछ चंद रिश्ते थे उसके। बारात निकलने वाली थी पर रेवती अभी तैयार ना हो पाई थी। बाल है कि मुसीबत बंद क्यों नहीं रहे हैं। उसने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था। उस पर सुनहरे रंग के छोटे फूल थे। गले में पतली सी चैन, पर कानों में थोड़े बड़े बड़े हैंडमेड झुमकी वाले कुंडल, कमर से टकराते पर थोड़े घुंघराले बाल, हल्का सा मेकअप उसकी दूध जैसी गुलाबी रंगत पर खूब भभ रहा था। परी लग रही थी वो। बाहर जिसने देखा उसकी आंखें उस पर टिक गई थी। शादी में कुणाल भैया के बहुत से दोस्त आए थे। पूरा घर मेहमानों से भरा था। सारे दोस्त घोड़ी के आगे तरह तरह के डांस करके अपने दोस्त की दुल्हन को लेने जाने की तैयारी में थे। पर रेवती के बाल जब नहीं बंधे तो गुस्से में उसने एक साइड नग वाला क्लिप लगाया और बाहर लगभग भागती हुई निकली। एक जोरदार टक्कर हुई। ओफो, कौन है, क्या दिखता नहीं है? ये कहती वो गिरने ही वाली थी कि अगर सामने वाले ने उसको कस के थाम ना लिया होता। उस झटके में वो एकदम से उसकी बाहों में थी। सामने नजर उठाकर उसने फिर वही बात कही, देख कर नहीं चल सकते क्या आप? ये कहकर जैसे ही उसने अपनी बड़ी काली घनी पलकों को ऊपर उठाया तो सामने वाला अपनी होश खो बैठा। उसको अपनी ओर ऐसे देखकर वो हड़बड़ा गई। उसको भी झेप लगी तो उसने हल्के से ही मुलायम दुधिया कलाई छोड़ दी। मामी उसको लगातार आवाज दे रही थी। वो आई मामी कहकर दौड़ती हुई भागी। ये आनंद था जो अपना दिल उस पर हार बैठा था।
आनंद और कुणाल एक साथ जॉब करते थे। दोनों की मुलाकात वहीं हुई थी। कम समय में ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। आज पहली बार वो कुणाल के घर आया था। साथ उसकी माँ भी थी। उसकी माँ को कैंसर था, पर उनका मेन कारण यहाँ आने का सिर्फ आनंद के लिए लड़की देखने का। दोनों की बिरादरी एक होने के कारण वो साथ चली आई कि इसी बहाने कोई अच्छी घरेलू लड़की शायद यहाँ मिल जाए। लगता था उनकी खोज यहाँ पूरी हो गई थी। शादी संपन्न हो चुकी थी। सुबह रेवती हल्के मेहंदी कलर के सूट में और प्यारी लग रही थी। अनंत ने मन ही मन उसको अपनी पत्नी की जगह देख लिया था। घर आकर उसने माँ को तुरंत ये बताकर उन लोगों से बात करने को बोला। माँ तो फूल ही नहीं समाई। पूरी शादी में उन्होंने भी उस प्यारी सी भोली रेवती को पसंद किया था। माँ ने बिल्कुल भी समय न गंवाए हुए तुरंत अनंत से कहा कि हम जाकर रिश्ते की बात कर लेते हैं। वो लड़की तो हीरा है, कहीं उसको कोई और जौहर ही ना ले जाए। अनंत एक अच्छा लड़का था। एमबीए करने के बाद वो एक अच्छी जॉब कर रहा था। कुणाल का दोस्त होने के नाते उसकी ज़्यादा खोजबीन की जरूरत भी नहीं थी। रिश्ते से किसी को कोई एतराज़ नहीं था। रेवती का उस साल सिर्फ बीए ही हुआ था। उसके आगे रेवती पढ़ना तो चाहती थी, पर मामा मामी पर ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी। पर रेवती सिलाई कढ़ाई में बेहद निपुण थी। जिस कपड़े को छू ले उसकी काया कल्प कर देती थी। ये उसके हाथ का हुनर भी था और शौक भी। जब रेवती से बात हुई तो उसकी हाँ ही हुई। वो अपने मामा मामी के फैसले से खुश थी, और होती भी क्यों ना। अनंत एक बहुत ही स्मार्ट इकलौता लड़का था। उसको कोई भी लड़की आसानी से मिलती, पर उसको मासूम सी रेवती पसंद आई थी। ये उसके लिए गर्व की बात थी। अनंत की माँ को कैंसर लगभग आखिरी स्टेज पर ही था, इसलिए उनकी खुशी की खातिर 2 महीने में रेवती मिसेज अनंत बनकर उसके घर आ चुकी थी। अनंत भी उसको अपने जीवन संगिनी के रूप में पाकर बहुत खुश था। उसने उस घर को अपनी मेहनत से स्वर्ग बना दिया। माँ जी की भी दिन रात सेवा करती थी, पर उस बीमारी ने एक दिन उनको काल का ग्रास बना दिया। बहुत रोई थी वो उस दिन। एक बार फिर अनाथ हो चुकी थी। पर समय का पहिया कहाँ रुकता। आनंद के प्यार से उसकी जिंदगी परिलोक की राजकुमारी की तरह चल रही थी। उसको अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता था कि उसका इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। आनंद की छोटी सी सैलरी में न केवल वो घर चलाती, बल्कि पैसा बचाकर उसने बराबर में पड़ा एक 100 गज का मकान खरीद लिया। अब उसका घर और बड़ा हो चुका था। वो अक्सर कहती कि अनंत, मैं अपना सिलाई कढ़ाई का स्कूल खोलूंगी। शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो नन्हा आरो भी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। सब जगह उसकी तारीफ होती। दोनों का प्यार एक मिसाल बन चुका था। अनंत के प्यार ने उस रूप यौवन की मानो बरसात कर दी। अनंत जब उसे अपनी बाहों से भरकर कहता कि रेवती, तुम बिन मैं अधूरा हूँ, उसकी एक प्यार की मोहरे रेवती अपनी झोली में समेटती जाती। अनगिनत प्यार की रातें वो रेवती पर उड़ेलता, पोर पोर प्यार से भर देता था। रेवती को अपने ऊपर रश्क होता। उसे लगता कि वो किसी रियासत की महारानी है, अनंत वहां का राजा। रेवती, रेवती, कहाँ हो तुम? अनंत चिल्लाया जा रहा था। रेवती दौड़ती हुई आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे बाहर तो आओ, देखो तुम्हें क्या लाया हूँ। रेवती किचन में से तुरंत भागती हुई बाहर आई। अनंत उसको लगभग खींचता हुआ घर के मेन गेट पर ले गया। देखो ना रेवती, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। रेवती को अपनी आंखों पर विश्वास सा नहीं हुआ। सामने एक चमचमाती व्हाइट कार खड़ी थी। चलो ना रेवती, आरो को भी ले आओ। हम लोग मंदिर चलेंगे, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर, फिर आइसक्रीम भी खाएंगे। चलो जल्दी से आओ। रेवती का दिल मोर जैसा नाच रहा था। अभी पिछले महीने ही अनंत का प्रमोशन हुआ था। सैलरी पहली वाली जॉब से दुगनी थी। बस हापुड़ से दिल्ली जाना था। अब कार आने से अनंत आराम से जा पाएगा। ये सोचकर रेवती को बहुत सुकून हो रहा था। वो भगवान से सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, उसकी खुद की भी नहीं। आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रेवती कह रही थी कि अनंत, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लें। पता नहीं कितना खराब मौसम है, ऐसे में गाड़ी चलाकर आप दिल्ली तक जाओगे, मुझे घबराहट हो रही है बहुत। अनंत भी पूरी शरारत से उसको अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जाना भी कौन चाहता है इस रोमांटिक मौसम में। दिल तो बस ऐसे ही तुम्हें बाहों में भर रहने का ही कर रहा है, लेकिन क्या करूँ जान, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है और नई जॉब है, तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा, और जो काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ वो भी तो पूरा करना है। ऐसा कहकर एक शरारती सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई, जिससे रेवती के गाल सुर्ख हो गए। आप भी ना, चलो उठो, फिर रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बना लूँ।
उस रोज रेवती उसको बाहर तक छोड़ने आई और तब तक हाथ हिलाकर बाय करती रही जब तक उसकी कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। अनंत आज रोज की अपेक्षा भी धीरे गाड़ी चला रहा था। बारिश भी लगातार जारी थी। ऐसे में तेज गाड़ी चलाना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। रास्ते में बने शेड के नीचे से दूर से उसे एक साया दिख रहा था जो बहुत जोर जोर से हाथ हिला रहा था। ऐसे में गाड़ी रोके या ना रोके, इसी असमंजस में गाड़ी उस साए के करीब पहुंच चुकी थी। देखा, एक लड़की है जो अपने आप को उस तूफानी बारिश से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। गाड़ी के बंद शीशे उस पर तेज बारिश की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इशारों में क्या कह रही थी। थोड़ी देर में वो कार के दरवाजे पर आ गई थी और शायद खोलने को कह रही थी। चाहते ना चाहते हुए अनंत ने अंदर से डोर लॉक खोला। वो धीरे गाड़ी की सीट पर बैठ गई। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हुआ कम से कम कोई तो दिखा, वरना आज तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो बोले ही जा रही थी, अनंत उसको बीच में टोकते हुए बोला, हेलो मिस, ये क्या है? सॉरी सॉरी प्लीज़, मेरी बस छूट गई है, मुझे दिल्ली तक जाना है, जॉब है मेरा वहाँ, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा आगे तक ऐसी जगह ड्रॉप कर दीजिए जहाँ से मुझे कोई सवारी मिल जाए, प्लीज़ प्लीज़। ओके ओके, आप मेरे साथ ही चलें, मैं भी दिल्ली तक ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा आपको वहाँ तक। ओह रियली सो स्वीट आप यू। आनंद भी सोच रहा था कि क्या मुसीबत है, लेकिन इस सुनसान जगह पर उसको छोड़ना भी तो मुनासिब ना था। इसी बीच उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा। शॉर्ट हेयर, बिल्कुल स्टाइलिश, आंखें काली, बड़ी खूबसूरत थी। उस पर करीने से लगा काजल, आईलाइनर होठों पर, गुलाबी रंग का लिप कलर, उस पर पोल्का डॉट्स की वो लाल काले रंग की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ भीगी हुई, और वो ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। इतना अंदाजा तो लग गया था कि उसकी उम्र यही कोई 30 के आसपास होगी। इतने में उसने अपने स्टाइलिश से बैग से एक छोटा सा टॉवल निकाला और खुद को पोंछते हुए अनंत से बोली, बाय द वे, माय नेम इज महिमा एंड योर्स। अनंत ने हल्के से जवाब दिया, अनंत। नाइस नेम। अनंत ने भी हाँ में जवाब देकर चुप रहना ही ठीक समझा। इस पर वो शरारत से बोली, क्या बात है, गर्लफ्रेंड ने क्या बोलने से मना किया है किसी और लड़की से? ये सुनकर अनंत तब गया। हेलो मिसेज, मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे का बाप भी हूँ। क्या? आर यू सीरियस? आई मीन, यू आर सो स्मार्ट, हैंडसम, आपको देखकर तो नहीं लगता है। ओके ओके फाइन अनंत। थोड़ा चुप रहकर वो बोली, और हाँ, एक और बात, मैं मिस हूँ, अभी तक मिसेज नहीं बनी हूँ। इस पर खुद ही वो जोर से खिलखिला के हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि अनंत भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। पूरे रास्ते वो बोलती रही और अनंत सुनता रहा। दिल्ली आ चुका था। अनंत ने उसको उसकी वर्क प्लेस तक ड्रॉप किया। बदले में उसने थैंक यू सो मच कहकर अंदर की तरफ का रुख कर लिया। अनंत भी अपनी मीटिंग के बाद वापस अपने घर का रुख किया। घर पहुंचते अनंत ने यह घटना रेवती को बताई। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग गए। 3 दिन बाद वो फिर उसको वहीं खड़ी दिखाई दी। अनंत ने गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन करते हुए उसको बोला, आइए मिस, लगता है फिर आपकी बस मिस हो गई है। वो मासूम सा मुंह बनाकर बोली, अनंत प्लीज ड्रॉप मी। अनंत बोला, डोर उसी के लिए खोला है, अब जल्दी बैठो वरना कहीं मेरा इरादा ना बदल जाए। इतना सुनते ही वो झट से बैठ गई। अब तो ये रोज का सिलसिला बन पड़ा। कभी वो खुद बस छोड़ती तो कभी अनंत उसको खुद ही अगले दिन की लिफ्ट ऑफर करता। एक दिन अनंत ने महिमा से पूछा कि महिमा, तुम इतनी सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, तुमने शादी क्यों नहीं की? इस पर महिमा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मुझे तुम जो नहीं मिले थे। अनंत, ये कहकर उसने अपनी मर्यादा की पहली हद पार की थी। अनंत पर जैसे एक काला जादू सा हो गया हो। जाने किस आवेश में आकर उसने महिमा के नाजुक होठों को छू लिया। अगले ही पल उसे करंट लगा और वो चिल्लाने लगा, ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, बच्चा है, कल से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग। ये कहकर उसने गाड़ी में जोरदार ब्रेक लगाया। दिल्ली आ चुका था। उसने महिमा को कभी दोबारा ना मिलने के लिए उतारा था। महिमा की आंखों में भी आंसू थे। वो दौड़कर अंदर की तरफ चली गई। अनंत घर आ चुका था, पर वो पहले वाला अनंत ना रहा। बात बात पर झल्ला जाता, कभी रेवती को तो कभी नन्हे आरों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। रेवती भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। इस तरह 10 दिन गुजर गए। अनंत ने महिमा को देखा भी नहीं था। उसको एक झलक देखने की तड़प ने उसकी हालत दीवानों की तरह कर दी थी। वो अपने आप काबू खो चुका था। आज उसने सोच लिया था कि वो महिमा को अपने दिल के हाल से रूबरू करवा के ही रहेगा। हवस की आग में अंधा अनंत अपनी पत्नी और बेटे का प्यार, त्याग, समर्पण सब भूल चुका था। अनंत महिमा के ऑफिस के बाहर 4 बजे से ही जाकर खड़ा हो गया।
5 बजे महिमा ऑफिस से बाहर निकली। अनंत के मजनू जैसे हाल देखकर वो खुद ही उसके करीब आ गई। बोली, क्यों अनंत सर, ये क्या हाल बना रखा है आपने? इतना बोलने पर ही अनंत ने उसे कस कर गले लगा लिया। आई लव यू, आई लव यू, कांट लिव विदाउट यू, ये कहकर उसने उसको गले लगाए ही रखा। सब आने जाने वाले उनको देखकर बातें कर रहे थे, पर अनंत को किसी की परवाह भी नहीं थी। महिमा ने उसको कहीं और चलने को बोला तो अनंत और वो वहीं पास में बने एक होटल में गए। एक रूम बुक हुआ और अनंत उस बंद कमरे के पीछे रेवती को छोड़कर बहुत दूर निकल चुका था। रात भर अनंत घर वापस न आया। रो रो कर रेवती की आंखें सूज चुकी थी। किसी अनहोनी की आशंका से दिल कांप उठ रहा था। पूरी रात एक पल को उसकी आंख न लगी। एक छोटे से बच्चे के साथ उसने वो एक रात सदियों की तरह गुजारी, पर उसे पता ही ना था कि ये रात अब कभी खत्म नहीं होगी। जिंदगी का ये काला अंधेरा उसका नसीब बन चुका था। सुबह होते ही महिमा ने अपना फैसला सुनाया कि वो उसके साथ उसी हाल में रहेगी जब वो रेवती को छोड़ेगा, यहाँ तक कि आरो से भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अनंत कठपुतलियों की तरह उसकी हर बात पर राजी था। उसको तो बस वो चाहिए थी। सुबह के लगभग 11 बजे अनंत रेवती के पास पहुंचा। जैसे ही रेवती ने उसे देखा, उससे जाकर लिपट गई। कहाँ थे आप? मैं कितना परेशान थी। अनंत ने उसे खुद से अलग किया और अपने पास बिठाकर बोलना शुरू किया। रेवती, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोक लूँ, पर ना रोक पाया। अब मैं दो हिस्सों में बंटकर नहीं जी सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। और हाँ, तलाक के कागज बहुत जल्द मिल जाएंगे तुम्हें। यह सब सुनकर रेवती को लग रहा था जैसे गर्म लावा उसके कान में उड़ेला जा रहा हो। वो चिल्ला रही थी कि क्या गलती हो गई मुझसे? मेरा कसूर तो बता दो। मैं कैसे जीऊंगी इस भरी दुनिया में? आरो का तो सोचो, उसके पैरों में झूल गई थी वो। पर आदमी जब बेवफाई पे उतरता है तो उसके जज्बात मर जाते हैं। जब वो जाने लगा तो रेवती दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। एक एहसान तो कर सकते हो मुझ पर? मुझसे अपना नाम मत छीनो। तलाक का धब्बा मेरे दामन पर मत लगाना। अनंत मुड़ा और उससे बोला, ये घर वो उसके नाम कर देगा। ये कहकर अनंत बाहर निकल गया, कभी ना आने के लिए। रेवती का दिल चाह रहा था कि खुद को खत्म कर ले। सीने में एक आग थी और सामने पहाड़ जैसी जिंदगी। किससे मदद मांगे, क्या करे? सारे सवाल मुंह फाड़ उसको चिढ़ा रहे थे। क्या कुणाल भैया से बात करे? नहीं नहीं, उनकी अपनी गृहस्थी है, वहां जाकर एक बार फिर उन पर बोझ? नहीं नहीं। इतने में नन्हे आरो की आवाज आई, मम्मा मम्मा। दौड़कर रेवती ने उसे अपने आंचल में भर लिया। तू है ना मेरे जीने का सहारा, मैं सब कर लूंगी। पूरी हिम्मत बटोरकर उसने खुद को खड़ा किया। आरो को तैयार करके उसने पड़ोस की भाभी के यहाँ छोड़ा और चल दी उस बड़ी सी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने। कुछ समझ नहीं आ रहा था बीए पास महिला को भला क्या ही काम मिलता। वो चली जा रही थी। अचानक एक बोर्ड पर लिखा था, टेलर चाहिए। रेवती के थके कदमों को राह दिखी। अंदर गई तो एक महिला कुछ लोगों को कपड़े डिजाइन समझा रही थी, जो उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। रेवती दूर से ये नज़ारा देख रही थी। वो तुरंत ही समझ गई कि क्या करना है। रेवती ने हल्के से कहा, मैं करूँ? उस महिला ने अपने मोटे चश्मे के लेंस से उसे घूर कर देखा और कैंची कपड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। रेवती ने कुछ ही देर में उस कपड़े की कायाकल्प कर दी थी। खुश होकर उस महिला ने उसे काम तो दे दिया, पर तनख्वाह कुछ खास नहीं थी। लौट कर आकर उसने आरो को पड़ोस की भाभी के यहाँ से ले लिया और घर आ गई। समय का पहिया चलता जा रहा था। धीरे धीरे अनंत की बात पूरी जगह फैलती चली गई। कोई उससे सहानुभूति रखता तो कोई ताने मारता। कुणाल भाई उसे लेने कई बार आए, पर वो हर बार कहती कि आपका होना ही उसकी ताकत है। मुझे अपने साथ ले जाकर कमजोर ना बनाए भैया। अब आरो बड़ा हो रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे। उसने आस पड़ोस की लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। जिस बुटीक में वो नौकरी करती थी, वहां से बची कतरने उठा लाती थी। उनसे बहुत सुंदर बैग, कुशन, कवर बनाकर दुकानों पर बेच दिया करती थी। अब वो घर को अच्छे से संभाल चुकी थी। आरो भी बड़ा और समझदार हो चुका था। उसको पता था कि उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए, पर क्यों? इसका जवाब उसने अपनी माँ से कभी जानने की कोशिश ना की। आरो ने 12वीं करने के बाद रेवती को बताया कि आगे पढ़ने के लिए उसको दिल्ली जाना है, तो रेवती की रूह कांप गई। यही तो वो जगह थी जिसने रेवती का सब कुछ छीन लिया था। पर रेवती स्वार्थी नहीं हो सकती थी। उसने अपने बेटी को सपोर्ट किया, पर फीस सुनकर रेवती की हिम्मत जवाब दे गई। फिर वहाँ रहने का खर्चा
कहाँ से लाएगी? रेवती इतनी बड़ी रकम क्या करेगी? तभी उसने उसी 100 गज के मकान को बेचने का निश्चय किया और आरव को एडमिशन दिल्ली के उस बड़े से कॉलेज में हो गया। आरव जा रहा था। आज भी रेवती गेट पर खड़े होकर उसी तरह हाथ हिलाकर उसे विदा कर रही थी जैसे उस दिन अनंत को किया था। आरव भी सोचकर निकला था कि वो यहाँ वापस अब कभी नहीं आएगा। उस औरत के पास जिसने उसे उसके बाप से दूर कर दिया, जरूर कुछ किया होगा, तभी वो हमें छोड़कर चले गए। शुरू शुरू में चिट्ठी का सिलसिला चला, कुछ दिन बाद वो भी कम हो गया। रेवती रोज उसके हॉस्टल के नंबर पर पीसीओ जाकर कॉल करती। कभी आरव से बात होती तो वो बहुत पढ़ाई है का बहाना कर देता। 5 साल बीत गए थे, आरव को भी गए हुए। रेवती अब वो रेवती नहीं रह गई थी, थक चुकी थी। वो नौकरी तो उसने कब की छोड़ दी थी। सिर्फ कुछ लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाकर उसके खर्चे लायक पैसे मिल ही जाते थे। एक दिन अचानक आरव का मनी आर्डर आया। उसमें पैसे थे, साथ ही एक खत था। माँ, मेरी एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। अब हर महीने मैं तुम्हें खर्चे के रुपए भेजता रहूँगा। बस इतना ही। रेवती ने आगे पीछे कई बार देखा, कहीं प्यार के दो बोल भी नहीं थे माँ के लिए। आंखों में आंसुओं के साथ रेवती ने पैसे भगवान के मंदिर में रख दिए और अपने बेटे की तरक्की के लिए दुआ मांगी। उस दिन के बाद 2 बार और खत आया। एक बार शादी की खबर के लिए और दूसरी बार रिंकू के जन्म का बताने के लिए। रेवती उस दिन मंदिर में खड़े होकर बहुत रोई। सिर्फ यही पूछती रही कि क्या गलती हो गई उससे, क्या पाप हुआ जो उसके साथ ये हुआ। आज बहुत मजबूरी में वो आरव के पास आ तो गई थी, पर आज इस तरह पार्क में अनंत को देखकर उसके सारे जख्म खुल गए थे। उसमें से खून रिस रहा था जो सिर्फ रेवती और अनंत को ही दिख सकता था। वो शायद महिमा ही होगी, ये सोचकर उसने उसकी तरफ देखा जो खुद उसे देख रही थी। अनंत के मुंह से सिर्फ यही निकला, रेवती। रेवती पल भर की देर किए हुए वहां से सीधे आरव के घर में आ चुकी थी। शाम हो रही थी। रेवती ने खुद को ये कसम दिलाई कि वो अब पार्क में जाएगी ही नहीं। एक दिन पड़ोस की मिसेस शुक्ला आ गई और उसने पूछने लगी कि आप आरव की मदर हो। एक बहुत ही बातूनी महिला थी वो। बातों ही बातों में रेवती को पता चला कि अभी 2 दिन पहले महिमा की डेथ हुई है। ये सुनकर उसे झटका लगा। मिसेस शुक्ला ने यह भी बताया कि वो दोनों अकेले ही रहते थे। आंटी जी को तो पिछले 10 सालों से उसने ऐसे ही देखा था। अब उनकी डेथ के बाद सुना है अंकल जी बहुत बीमार है, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। पता नहीं सब कैसे मैनेज कर रहे होंगे। ये सुनकर रेवती का दिल तड़प उठा अनंत को देखने के लिए। पूरी रात इसी पहो पास में कटी कि वो जाए या ना जाए। रेवती की अंतर्आत्मा ने उससे कहा कि तू भूल गई कि उसने तेरे साथ क्या किया था। अभी तो उसके तड़पने के दिन है, मरने दे उसको। फिर रेवती ने सोचा कि इंसानियत की खातिर ही सही मुझे पूछना चाहिए जाकर। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। आरव का व्यवहार रेवती से बहुत अच्छा हो गया था। उसको लग रहा था कि उसने माँ को गलत समझा। वो अपनी माँ को अब प्यार और तवज्जो देने लगा था। ये बात रति को हजम नहीं हो रही थी। वो तलाश कर रही थी कि एक मौका जिसमें वो रेवती को आरव की नज़रों में फिर से गिरा सके, और वो मौका उसको आज मिल गया था। आज सुबह लगभग 6 बजे रेवती उठी। उस समय सब सोते हैं। ये सोचकर रेवती बाहर की तरफ निकल गई, इस बात से अनजान कि कोई उस पर नजर रखे हुआ है। रेवती अनंत के फ्लैट के बाहर खड़ी थी, इसी असमंजस में कि अंदर जाए या ना जाए। तभी अंदर से गिलास टूटने की आवाज आई। रेवती एक झटके में घर के अंदर दाखिल हो गई। रेवती को देखकर अनंत के मुंह से निकला, रेवती तुम आओगी, मुझे यकीन था। रेवती, ये कहते कहते ही अनंत चक्कर खाकर गिर ही जाता अगर रेवती नहीं संभालती। रेवती को पता चला कि अनंत बुखार से तप रहा है। उसने तुरंत उसके सर पर पट्टियां रखी जिससे बुखार कुछ कम हुआ। फिर उसको दवाई खिलाकर उसने बताया कि आरो यहीं रहता है, वो उसी के पास आई है। ये सुनकर अनंत अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने को बेताब हो गया। जब वो थोड़ा बेहतर फील करने लगा तो उसने बताया कि महिमा को बच्चे नहीं हुए। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो जहनी मरीज हो गई थी। फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को अनंत का दोषी मान लिया और एक फालिज का अटैक पड़ा। तब से वो ऐसी ही जी रही थी। ये सब सुनकर रेवती उठी और बोली कि अब वो पहले से ठीक लग रहा है, उसको चलना चाहिए। ये कहकर वो बाहर चली आई। ये सारी चीजें देखकर रेवती को जलील करने का मौका मिल चुका था। रति रेवती के पहले ही घर पहुंच गई। जैसे ही रेवती ने घर में कदम रखा, उसने आरव को उठाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, उठो,
देखो जरा अपनी सती सावित्री माँ की करतूत पूछो इनसे, कहाँ से आ रही है ये महारानी। यहाँ इनका पुराना प्रेमी रहता है, इसलिए तो मैं कहूँ आज तक तो ये यहाँ आई नहीं, अब कैसे ये यहाँ आ चली आई। रेवती की आंखों से पानी की बरसात हो रही थी। आरो भी अपनी माँ को शक की निगाहों से देख रहा था। एकदम से चिल्लाने लगा, वाह माँ वाह, मैं सोचने लगा था कि आप अच्छी हैं। अब मुझे यकीन हो गया, इसी वजह से पापा आपको छोड़कर गए थे, उसी आदमी की वजह से, है ना। बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं हो। अचानक से आनंद अंदर घुसा। वो आरो से मिलने की चाहत में पीछे आ गया था और घुसते ही दहाड़ा, मुझसे मिलने आई थी वो मुझसे। मैं कौन हूँ जानना चाहते हो। बाप हूँ मैं तुम्हारा, वो बाप जो किसी दूसरी औरत की वजह से तुम लोगों को छोड़कर चला गया था। सारी कहानी सुनने के बाद आरो की आंखों में पश्चाताप के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रति रेवती के पैरों पर गिर गई। माफ कर दीजिए माँ, हम लोग आपके त्याग को समझ नहीं पाए, हमें एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का। ये कहकर आरो और रति उसके गले लग गई। रेवती भी अपने बच्चों को गले लगाकर जी भरकर रोना चाहती थी। आज गलतियों के एहसास ने गलतफहमियों के बादलों को हटाकर नया सवेरा कर दिया था। आनंद भी दूर से खड़ा ये सब देख रहा था और उसको भी ये एहसास हो चुका था कि अब वो रेवती की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।